आज तो उसी पे जाना पड़ेगा। टर्न मोड दिख रहा है। ये थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, हो जाएगा कोई दिक्कत। हेलो, कैसे हैं सभी लोग। मैं संजीव शर्मा, काव्या क्लासेस गुना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। आज हम लेकर के आए हैं आपका संविधान निर्माण का पार्ट 2। हमने कल पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें संविधान निर्माण के बारे में हमने सरकार के बारे में बात की थी, संविधान के बारे में बात की थी कि किस तरीके से हमारे सरकार के द्वारा राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है, संविधान के बारे में हमारे क्या विचार हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। सभी लोग जुड़ें जल्दी से जल्दी, जिससे क्लास प्रारंभ की जा सके। चलिए हम क्लास प्रारंभ करते हैं आपकी। हम लोगों ने कल बात की थी कि कैबिनेट मिशन हमारे भारत में आया और कैबिनेट मिशन के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई। हम लोगों ने कल संविधान, एक तो सरकार के बारे में पढ़ा था कि सरकार क्या होती है, सरकार किस तरीके से कार्य करती है, सरकार के उद्देश्य क्या होते हैं। दूसरा हमने बात की थी कि संविधान का विकास हमारे भारत में किस तरीके से हुआ। संविधान निर्माण के अंतर्गत हमने जो बात की थी कि संविधान सभा की मांग किस प्रकार की गई, संविधान सभा की मांग के संदर्भ में अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया रही, ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही, जिसमें हमने बात की थी कि अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात की थी, क्रिप्स मिशन के बारे में बात की थी, कैबिनेट मिशन के बारे में बात की थी कि कैबिनेट मिशन किस प्रकार से हमारे भारत में आया। दूसरी जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट मिशन हमारे भारत में आया और कैबिनेट मिशन के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई 16 मई 1946 को। एक योजना प्रस्तुत की गई और ये जो योजना थी इसी को कहा गया कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना कहा गया। हम कैबिनेट मिशन योजना के कुछ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना में एक्चुअली में था क्या। तो कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में यदि हम बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना में जो पहला बिंदु जो निकल करके आया था वो था संविधान सभा की संख्या। संविधान सभा की कुल संख्या
की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? हम सदस्य संख्या के बारे में बात करें तो ये कुल जो सदस्य संख्या रखी गई थी वो 389 रखी गई थी। 389 की संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो होगी वो 389 होगी। 389 जो सदस्य संख्या है ये दो पार्ट्स में डिवाइड की गई थी। पहला था ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, और दूसरा था देसी रियासतें, देसी रियासतें। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को जो सीटों का आवंटन किया गया था वो किया गया था 296 सीटें, और देसी रियासतों को जो सीटें दी गई थी वो दी गई थी 93 सीट्स। तो इस तरीके से 389 सीटों का जो विभाजन किया गया था, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 296 सीटें दी गई थी और देसी रियासतों को 93 सीटों का आवंटन किया गया था। यहां पर जैसे बात की हमने ब्रिटिश भारतीय प्रांत, सीटों की संख्या 296, देसी रियासतें सीटों की संख्या 93। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की सीटों को फिर पुनः दो भागों में बांटा गया। एक तो थे गवर्नर के प्रांत, और दूसरे थे मुख्य आयुक्तों के प्रांत, गवर्नर के प्रांतों की संख्या जो थी, गवर्नर के प्रांत मतलब गवर्नर के अधीन जो प्रांत थे इनकी संख्या थी 11, और मुख्य आयुक्तों के जो प्रांत थे इनकी संख्या थी 4। गवर्नर के प्रांतों को जो सीटों का आवंटन किया गया वो था 292 सीट्स, और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को दी गई 4 सीटें। ये 296 सीटों का बंटवारा किया गया है। गवर्नर के प्रांतों के दी गई 292 सीटें और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को दी गई 4। गवर्नर के प्रांत 11 थे। कौन कौन से थे वो देखिए आप। तो पहला जो प्रांत था बंगाल, ये 11 प्रांत थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, मध्य प्रांत जिसे वर्तमान में हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। एक था आपका उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, एक था आपका पंजाब, एक था आपका सिंध, एक था आपका बम्बई। बम्बई जो प्रांत था वर्तमान में जो महाराष्ट्र और गुजरात का जो पूरा क्षेत्र है वो बम्बई प्रांत के अंतर्गत आता था। एक था आपका मद्रास। तो इस तरीके से हमारे ये 11 प्रांत थे गवर्नर के अधीन, जिनको 292 सीटें दी गई। अर्थात ये प्रांत वो थे जो जिनका प्रशासन गवर्नर के द्वारा किया जाता था। मुख्य आयुक्तों के प्रांत 4 थे और वो थे अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा प्रांत था ब्रिटिश बलूचिस्तान।
तीसरा था कुर्ग और चौथा था हमारा दिल्ली। आप इनको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये जो 11 प्रांत थे आपके, ये 11 प्रांतों का प्रशासन गवर्नर की द्वारा किया जाता था, जैसे हमारे वर्तमान के राज्य हैं जो 28 हैं, और 4 जो मुख्य आयुक्तों के प्रांत हैं ये इस प्रकार से हैं जैसे कि हमारे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश हैं। तो ये 11 प्रांतों को 292 सीटें आवंटित की गई और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को 4 सीटें आवंटित की गई। इस प्रकार 389 सीटों का विभाजन हुआ। दूसरी जो इसमें प्रावधान किया गया कैबिनेट मिशन योजना में कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देशी रियासतों में सीटों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा अर्थात प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन। कहने का मतलब है जैसे वर्तमान में आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का जो विभाजन है वो भी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा की सीटों का विभाजन भी जो किया गया वो जनसंख्या के आधार पर किया गया, अर्थात प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट दी गई। तीसरा इसमें प्रावधान किया गया कि सीटों का विभाजन 3 प्रमुख समुदायों में किया जाएगा। 3 प्रमुख समुदायों में। और ये समुदाय कौन थे? एक था आपका सामान्य, दूसरा था आपका मुस्लिम और तीसरा था सिख। इनमें किया गया। सामान्य को जो सीटें प्रदान की गईं वो की गई 213 सीटें, मुस्लिम को की गई 79 सीट और सिखों को दी गई 4 सीटें। सिख और मुस्लिम को छोड़कर के हमारे भारत के जितने भी जाति धर्म संप्रदाय हैं उन सभी को सामान्य में माना गया और सामान्य में जो सीटों का आवंटन किया गया वो 213 सीटों का आवंटन किया गया। अगला जो चौथा प्रावधान किया गया कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, सदस्यों का निर्वाचन ये प्रांतीय विधान मंडलों जो हमारे 11 और 4 थे के सदस्यों द्वारा किया जाएगा कि उस समुदाय के सदस्यों द्वारा इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों का उस समुदाय के सदस्यों का मतलब है कि जैसे मान के चलो कि कोई मुस्लिम खड़ा हुआ किसी सीट से, मुस्लिम का चुनाव मान के चलो कि किसी प्रांत, आप मध्य प्रदेश ही ले लो, तो मध्य प्रदेश में यदि कोई मुस्लिम खड़ा होता है उस समय की बात है,
तो उस मुस्लिम सदस्य का जो चुनाव है प्रांतीय विधानमंडल में मुस्लिम सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा। यदि कोई सामान्य व्यक्ति संविधान सभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसका जो चुनाव है वो प्रांतीय विधानमंडल के सामान्य सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा। और ये जो चुनाव होना है वो किस तरीके से होना है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर समानुपातिक पद्धति द्वारा किया जाएगा। तो इस तरीके से प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव किया जाना था। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पांचवा प्रावधान इसमें यह किया गया कि देशी रियासतों के सदस्यों का मनोनयन, इनका मनोनयन किया जाएगा, अर्थात ये मनोनीत किए जाएंगे। मनोनीत, और मनोनीत किसके द्वारा किए जाएंगे? देशी रियासतों के प्रमुखों या शासकों द्वारा किए जाएंगे। इस प्रकार ये कैबिनेट मिशन योजना हमारे यहाँ पर आई और इस कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ये प्रावधान किए गए। जैसे पहला प्रावधान किया गया, हम अगर रिपीट करें, इसको रिवाइज करें। पहला जो प्रावधान इसमें किया गया कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो रखी गई थी वो 389 रखी गई थी और 389 सीटों का जो विभाजन है वो किया गया ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में और देशी रियासतों में। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 296 सीटों का आवंटन किया गया और देशी रियासतों को 93 सीटों का आवंटन किया गया। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की 296 जो सीटें हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई। एक तो गवर्नर के प्रांतों में, अर्थात जिन प्रांतों का प्रशासन गवर्नर के द्वारा किया जाता था, और ये जो प्रांत थे हमारे वो 11 प्रांत थे, जिनमें कौन से थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब, सिंध, बंबई और मद्रास। मुख्य आयुक्तों के प्रांत जो थे वो 4 थे: अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। इस प्रकार इन सीटों का विभाजन किया गया। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देशी रियासतों की सीटों का जो विभाजन किया जाना था वो जनसंख्या के आधार पर किया जाना था। अर्थात वर्तमान में जैसे हमारी लोकसभा की सीटों का जो विभाजन किया जाता है या आवंटन किया जाता है वो भी किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। उस समय पर यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जाएगी। यहां पर 389 सीटें रखने का भी एक औचित्य था, और वो औचित्य क्या था कि उस समय पर हमारे भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 38.9 करोड़ के आसपास थी। तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के हिसाब से 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया। 3 प्रमुख समुदायों में इन सीटों का आवंटन किया जाना था। ये हम ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की बात कर रहे हैं। यहां पर 3 प्रमुख समुदाय जो माने गए थे, एक तो सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। मुस्लिम और सिखों को छोड़कर के भारत में जो जितनी भी जाति धर्म संप्रदाय हैं उन सभी को सामान्य में सम्मिलित किया गया। सामान्य को 213 सीटें दी गईं, मुस्लिम को 79 सीटें दी गईं और सिखों को 4 सीटों का आवंटन किया गया। अगला जो बात आती है कि इनका निर्वाचन किस प्रकार से हुआ, तो संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रांतीय विधानमंडल, जैसे 11 हमारे प्रांत हैं, 292 सीटों पर 11 प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा किया जाएगा और 4 सीटों पर जो मुख्य आयुक्तों के प्रांत हैं
उनके विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, और उसी समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिस समुदाय का सदस्य संविधान सभा के लिए चुनाव में सम्मिलित हुआ है। जैसे कोई मुस्लिम है तो विधानमंडल के मुस्लिम सदस्य ही उसका निर्वाचन करेंगे, सामान्य है तो सामान्य सदस्य ही उसका निर्वाचन करेंगे। तो ये प्रावधान इसमें किए गए। नेक्स्ट जो प्रावधान किया गया कि देशी रियासतों के सदस्यों का किस तरीके से संविधान सभा में सम्मिलित किया जाए। तो हालांकि ये प्रावधान जो है वो देशी रियासतों के प्रमुखों के या शासकों के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप चाहें तो निर्वाचन के माध्यम से। मीना भानु जी गुड इवनिंग, सभी लोगों को शेयर करें, जल्दी से जल्दी जुड़ें सारे लोग, आपकी बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी हैं, हालांकि बाद में देख लेना। देशी रियासतों के प्रमुखों को किस तरीके से संविधान सभा में सम्मिलित किया जाए, ये बात जो छोड़ दी गई किसके ऊपर, उन रियासतों के प्रमुखों के ऊपर, कि या तो वो इनको निर्वाचन के माध्यम से ला सकते हैं या मनोनीत करके भी संविधान सभा में इनको सम्मिलित कर सकते हैं। तो देशी रियासत के सदस्यों के द्वारा इनको सम्मिलित जो करने का तरीका अपनाया गया वो था इनको मनोनीत करने का या मनोनयन करने का। तो इस प्रकार ये प्रावधान जो किए गए वो संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन के द्वारा या कैबिनेट मिशन योजना में ये प्रावधान किए गए। अब दूसरी जो अगली जो बात आती है कि अब प्रावधान तो कर दिए गए, अब होंगे संविधान सभा के चुनाव। संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव जो हुए वो हुए आपके जुलाई अगस्त 1946 में। 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और इन चुनावों में जैसे हमने बात की थी कि सामान्य को 213 सीटें आवंटित की गई। सामान्य का मतलब था कि मुस्लिम लीग और सिखों को छोड़कर के बाकी जितनी भी जाति धर्म संप्रदाय थे वो उनमें को सामान्य में माना गया था। तो कांग्रेस को जो सीटें मिली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको जो सीटें प्राप्त हुई वो सीटें प्राप्त हुई 208 सीटें। 213 सीटों पर इसके द्वारा चुनाव लड़ा गया और 213 सीटों में से इसको जो सीटें प्राप्त हुई वो 208 सीटें प्राप्त हुई। इसी तरह मुस्लिम लीग को जो सीटें प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को सीटें प्राप्त हुई 79 सीटें, और अन्य को जो सीटें प्राप्त हुई वो 15। अब अन्य में कौन था? तो अन्य में थे आपके एक तो निर्दलीय को जो सीटें मिली वो 8, और अन्य छोटे दल जो थे, छोटे दल, उनको जो सीटें मिली वो मिली आपकी 7 सीटें। ये जो सीटें प्राप्त हुई, अन्य छोटे दल कौन कौन से थे उनकी यदि हम बात करें तो जैसे एक थे आपके संघवादी को एक सीट मिली, एक संघवादी मुस्लिम, इनको भी एक सीट मिली, एक थे संघवादी अनुसूचित जाति, हम इसको एससी भी लिख सकते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, इनको भी एक सीट मिली, एक थी आपकी कृषक प्रजा पार्टी, इसको भी एक सीट मिली, एक थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, इसको भी एक सीट मिली, एक थे आपके शेड्यूल्ड कास्ट एसोसिएशन या अनुसूचित जाति संघ भी बोल सकते हो आप इसको एक सीट मिली, और एक सीट मिली सिख गैर कांग्रेसी,
गैर कांग्रेसी, 1 सीट मिली इसको। तो इस प्रकार से 7 सीटें जो हैं वो इनको प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को जो सीटें प्राप्त हुई थी वो 25% से भी कम सीटें प्राप्त हुई थी। कांग्रेस की इन चुनावों में भारी विजय हुई और संविधान सभा में बहुमत जो था वो कांग्रेस का स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से इस सीटों का विभाजन हुआ। अगली जो बात करते हैं हम कि संविधान सभा में वर्गों के आधार पर भी सीटों का विभाजन किया गया था। वर्गों के आधार पर, जैसे समुदाय के आधार पर तो हमने जो बात की कि समुदाय या संप्रदाय के आधार पर सीटों का जो विभाजन किया गया था वो सामान्य में, मुस्लिम में और सिख में। वर्गों के आधार पर भी सीटों का विभाजन किया गया था। वर्गों के आधार पर सीटों का विभाजन, सीटों का विभाजन। इसमें आपके महिलाओं को जो सीटें आवंटित की गई थी, महिलाएं, इनको दी गई थी 15 सीटें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति इनको दी गई थी 26 सीटें और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति इनको दी गई थी 33 सीटें। हम यहाँ पर अगर महिलाओं की बात करें कि ये 15 महिलाएं कौन सी थीं, कौन कौन थीं, इनके नाम भी कई बार पूछे जाते हैं। तो इन 15 महिलाओं की बात करें हम तो इनमें पहली महिला थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। दूसरी थी विजय लक्ष्मी पंडित, लक्ष्मी पंडित। तीसरी थी कमला चौधरी, चौधरी। चौथी थी पूर्णिमा बनर्जी, बनर्जी। और पांचवी थी आपकी बेगम एजाज रसूल, एजाज रसूल। ये पांचों महिलाएं जो चुनकर के आई थीं संयुक्त प्रांत से, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, ये पांचों महिलाएं यहां से चुनकर के आई थीं संविधान सभा के लिए। अगली जो बात करें, एक महिला थी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू ये चुनकर के आई थीं बिहार से। एक महिला थी मालती चौधरी, मालती चौधरी ये उड़ीसा से चुनकर के आई थी। इसको अभी वर्तमान में ओडिशा बोला जाता है। एक महिला थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर, अमृत कौर ये मध्य प्रांत से चुनकर के आई थी। मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, यहां से चुनकर के आई थी। एक महिला थी रेणुका रॉय, रेणुका रॉय। और एक महिला थी लीला रॉय। ये दोनों महिलाएं बंगाल से चुनकर के आई थीं, बंगाल। एक महिला थी हंसा मेहता, हंसा मेहता। और दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख ये दोनों चुनकर के आई थीं बंबई प्रांत से, बंबई प्रांत से चुनकर के आई थीं। एक महिला हैं अम्मू स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। और एक महिला हैं दक्षयानी वेलायुधन, वेलायुधन।
ये चुन करके आई थी मद्रास से। एक महिला आपकी और हैं जिनका नाम है एनी मस्करीनी। मस्करीनी ये चुन करके आई थी आपकी त्रावणकोर से। त्रावणकोर जो वर्तमान में केरल का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से संविधान सभा में 15 महिलाएं सम्मिलित हुई। इन 15 महिलाओं के द्वारा विभिन्न प्रांतों से ये चुन करके आई थी और संविधान सभा में सम्मिलित हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। संविधान सभा का देखो, कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। उस योजना में क्या क्या बातें थी हमने वो बात की। संविधान सभा के चुनाव किस प्रकार से हुए वो भी हमने बातें की। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थीं वो भी हमने बातें की। उनका नाम क्या थे वो भी हमने बातें की। उसके बाद हम जो बात करते हैं कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या रही। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली जो है वो इस प्रकार से रही कि इसकी जो प्रथम बैठक है, प्रथम बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुई। और कहाँ पर हुई? तो संसद भवन दिल्ली में, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, सेंट्रल हॉल या केंद्रीय कक्ष में हुई। केंद्रीय कक्ष में ये बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इस प्रथम बैठक में क्या कार्य हुए? तो इस प्रथम बैठक में पहले तो ये सदस्यों ने कितने भाग लिया? तो 211 सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में भाग लिया। आप लोगों को अब ये एक दूसरा डाउट होगा कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या तो 299 थी, लेकिन 389 थी, सॉरी 389 सदस्यों में से 211 सदस्यों ने ही भाग क्यों लिया? तो एक तो मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया, दूसरा देशी रियासत भी संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया। इसके कारण, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारे तो पृथक पाकिस्तान बनाओ, हमें आपकी संविधान सभा से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, देशी रियासतों के सदस्य भी इसमें सम्मिलित नहीं हुए। रियासतों के सदस्य भी सम्मिलित नहीं। इस प्रथम बैठक में कुछ कार्य और भी किए गए थे। जैसे पहला कार्य किया गया था कि यहां पर एक अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए। अस्थाई अध्यक्ष, और ये अस्थाई अध्यक्ष जो बनाए गए फ्रांस की तर्ज पर बनाए गए। फ्रांस की तर्ज। फ्रांस की तर्ज का मतलब क्या है कि फ्रांस में जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उनको संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, अस्थाई अध्यक्ष। तो हमारे भारत में भी उसी तरीके से अस्थाई अध्यक्ष जो बनाए गए वो बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा।
यहां पर कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा को मनोनीत किया गया था या निर्वाचित किया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को निर्वाचित किया गया था और इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाने का जो प्रस्ताव रखा था, वो प्रस्ताव रखा था जेबी कृपलानी के द्वारा, कृपलानी द्वारा रखा गया था। अब दोबारा देख सकते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहाँ हुई? तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष या सेंट्रल हॉल में हुई। कितने सदस्यों ने भाग लिया? हर बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कब हुई? 9 दिसंबर को हुई 1946 में। कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर संविधान सभा का बहिष्कार किया। देशी रियासतें भी संविधान सभा से दूर रहीं। इसमें दूसरा काम किया गया कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये हमारी संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसीलिए फ्रांस की तर्ज पर कहते हैं हम। फ्रांस में भी संविधान सभा का गठन हुआ था, तो वहां पर भी सबसे जो वरिष्ठ सदस्य थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरा यहां पर एक और बात थी, एक अस्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष और बनाए गए। अस्थायी उपाध्यक्ष भी बनाए गए यहां पर, और अस्थायी उपाध्यक्ष जो बनाए गए उनका नाम था फ्रैंक जे एंथनी। अब यहां पर भी प्रश्न उठता है कि फ्रैंक जे एंथनी जो बनाए गए थे, इनका निर्वाचन हुआ था या मनोनयन हुआ था, या इनको मनोनीत किया गया था? तो इनका मनोनयन हुआ था, इनको मनोनीत किया गया था, इनका कोई निर्वाचन नहीं हुआ था। आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट जो यहां पर बात आती है, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और दूसरी बैठक जो हुई, दूसरी बैठक ये हुई आपकी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को हुई, और इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। स्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए वो हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। और यहां पर स्थायी उपाध्यक्ष भी बनाए गए। स्थायी उपाध्यक्ष भी बनाए गए, और स्थायी उपाध्यक्ष जो बनाए गए वो दो व्यक्ति थे। एक तो थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी, और दूसरे थे T.T. कृष्णामाचारी। अर्थात संविधान सभा के दो अस्थायी उपाध्यक्ष थे। सरिता भिलाला जी, गुड इवनिंग। आप अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दूसरी बैठक जो हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, और यहाँ पर एक तो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भी निर्वाचित किए गए। गुड्डी भाई भील, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी आप लोग सभी अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें। आपकी लगभग 1 घंटे की क्लास तो निकल ही चुकी है, पौने घंटे की क्लास। आप लोगों को समय दिया जाता है, लेकिन आप लोग समय से नहीं आते हैं। चलो, उसके बाद तीसरी बैठक हुई।
तीसरी बैठक, और तीसरी बैठक जो हुई वो हुई 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक में जो प्रमुख कार्य हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव इसमें प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव, इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? तो इसमें संवैधानिक ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। दर्शन की झलक, इसका मतलब है जैसे हमारा एक हार्डवेयर होता है और एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर का मतलब है कि संविधान का ढांचा किस तरीके का होना है, और दर्शन का मतलब है सॉफ्टवेयर, जैसे मूल अधिकार, दूसरा आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये जो हैं वो हैं आपके संवैधानिक दर्शन, और संविधान का जो ढांचा है, जैसे हमारी सरकार की व्यवस्था है, जैसे हमारे अन्य भी और भी मुख्य जो निकाय वगैरह हैं, तो ये जो आ जाता है उसके ढांचे में। और आप लोगों को पता होगा इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया, कर दिया गया। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, बाद में आपको पता होगा हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का बना, उद्देश्य का बना। यहां से देखो प्रश्नों की बात करें तो ये प्रश्न तो कॉमन से हैं, आपको पता ही है कि ये पूछे जाते हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, लेकिन बहुत छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम्स में ये नहीं पूछे जाते हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया। तो ये प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नेहरू द्वारा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे बाद में संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बना। और इसको कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। भारती लोधा, आपके 92 नंबर हैं भारती लोधा जी। होगा क्यों नहीं? 75 पे ही हुआ है, बिल्कुल होगा। इससे संबंधित यदि आपको कोई प्रश्न वगैरह शंका होती है, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। हालांकि फैक्चुअल बातें हैं और ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, हम बात करें, अब हम बात करते हैं संविधान। आपको पता होगा कि हमारे संविधान के गठन के पश्चात ही, संविधान सभा के गठन के पश्चात ही हमारे भारत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, जिसके द्वारा हमारे भारत को विभाजित किया गया था। मीना भानु जी ठीक कह रही हैं आप, नेहरू जी के द्वारा। आप लोग कमेंट किया कीजिए जिससे पता चले, यदि कोई समझ में कोई चीज नहीं आती है तो भी आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पर आपत्ति भी दर्ज की गई हैं। आपका जरूर होगा, 92 मार्क्स पर जरूर होगा आपका। नेक्स्ट यदि हम बात करें, देखो आपको पता है कि जब हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था, उस समय हमारे भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेवेल। उसी समय पर 20 फरवरी 1947 को
20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। एक प्रश्न यहां पर देखो ये भी पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, और ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो लेबर पार्टी से संबंधित थे। हमने इससे पहले बात की थी कि अस्थायी उपाध्यक्ष बनाने का जो प्रस्ताव रखा था वो जेबी कृपलानी के द्वारा रखा गया था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था। जेबी कृपलानी ने वो प्रस्ताव क्यों रखा था? क्यों रखा था? क्योंकि उस समय पर कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। और एक चीज और याद रखना कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष जो रहे वो जेबी कृपलानी ही रहे थे। इनके द्वारा घोषणा की गई कि 30 जून 1948 तक ब्रिटेन भारत छोड़ देगा और भारत की जो सत्ता है वो उत्तरदायी हाथों में सौंप दी जाएगी। इनके द्वारा ये घोषणा की गई। डेट पूरी 1947। 30 जून 1948 तक ब्रिटेन भारत छोड़ देगा और भारत की जो सत्ता है वो उत्तरदायी हाथों में सौंप दी जाएगी। अब 1948 ब्रिटेन भी भारत को छोड़ने की जल्दी में था, वो भी नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय पर सांप्रदायिकता का जो माहौल था वो बहुत ही ज्यादा चल रहा था। मुस्लिम लीग किसी भी कीमत पर पाकिस्तान लेना चाहती थी और हमारे भारत में सांप्रदायिक दंगे उस समय पर हो रहे थे। इन सांप्रदायिक दंगों से ब्रिटिश सरकार किसी भी तरीके से बचना चाहती थी और ब्रिटिश सरकार का यह मानना था कि किसी भी तरीके से हम जल्द से जल्द भारत को छोड़ दें। लेकिन समस्या ये हो रही थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में किसी प्रकार का समझौता नहीं हो रहा था। इस समझौते को कराने के लिए, क्योंकि लॉर्ड बेबेल जो हैं वो किसी भी तरीके से भारत की परिस्थितियों को संभालने में सक्षम नहीं थे, तो लॉर्ड बेबेल को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाया गया और लॉर्ड बेबेल के स्थान पर वायसराय लॉर्ड बेबेल के स्थान पर भारत का वायसराय बना करके भेजा गया। वो कौन आया? वायसराय वो बन करके आए लॉर्ड माउंटबेटन, और इन्होंने जो पदभार संभाला वो 23 मार्च 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन ने 23 मार्च 1947 को हमारे भारत का पदभार, भारत में वायसराय का पदभार संभाला और इनके द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से बातचीत की गई और बातचीत करने के पश्चात इनके द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई भारत के विभाजन की। और भारत के विभाजन की जो योजना प्रस्तुत की गई लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, इसे कहा गया माउंटबेटन योजना, या इसी को कहा जाता है 3 जून योजना। आपको एक चीज और पता होगा, इस माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना को बाल्कन प्लान भी कहते हैं। बाल्कन प्लान क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उनको छोटे छोटे, पूरे भारत को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना था तथा देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया।
हालांकि बाद में इस बाल्कन प्लान को दबा दिया गया और केवल ये रखा गया माउंटबेटन योजना में कि भारत को एकीकृत भारत को 2 स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित किया जाएगा और भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। इस माउंटबेटन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसके द्वारा स्वीकार करने के पश्चात 3 जून योजना इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये 3 जून को प्रस्तुत की गई थी, तो इसलिए माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना कहते हैं इसको, या बाल्कन प्लान भी कहते हैं। बाल्कनीकरण, बाल्कनीकरण का मतलब था कि इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करना था। महात्मा गांधी के द्वारा इस बाल्कन प्लान को स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया। इस माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, और इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ही एकीकृत भारत को 2 स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित किया गया। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना चाहें तो। काव्या क्लासेस गुना के नाम से एक चैनल हमारा नया, हम शाम को उसकी हम अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। उस पर आप टेलीग्राम चैनल अब ज्वाइन कीजिएगा। जो पहले वाला जो टेलीग्राम चैनल है अब उस पर आपको कोई पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगी। काव्या क्लासेस गुना के नाम से अब दोबारा नया चैनल हमारा एक और बना है, उस चैनल पर आपका टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिएगा। उस पर आपकी ये पीडीएफ डाल दी जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ ले लें आप। और ध्यान रखिएगा इस संडे को हम यूट्यूब पर आपका जो जितना भी अभी हम इस सप्ताह में पढ़ेंगे उस पूरे का टेस्ट हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, तो वो भी आप देखिएगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा में क्या परिवर्तन हुए। संविधान सभा में परिवर्तन, और काव्या क्लासेस गुना के नाम से ही हमारा एप्लीकेशन है और उसी एप्लीकेशन पर हमारे जितने भी टेस्ट सीरीज वगैरह चलेंगी या हमारी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलेंगी उसी पर चलेंगी। पुराना वाला जो वर्तिका ऐप था उसको हम यूज नहीं करेंगे। तो आप काव्या क्लासेस गुना के नाम से जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, आपको इस पर मिल जाएगा, और ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है, उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और ये आपको शाम को डाल दी जाएगी, तो आप देख लीजिए। यहां पर देखो, आपको पता है कि 1947 का जो अधिनियम आया था ये अंतिम अधिनियम था, और इस अधिनियम के द्वारा हमारे एकीकृत भारत को 2 स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित कर दिया गया। एक जो राष्ट्र बना भारत और दूसरा राष्ट्र बना पाकिस्तान। अब इस अधिनियम के द्वारा जब 2 राष्ट्र बन गए तो संविधान सभा में परिवर्तन होगा कि नहीं? क्योंकि पहले जो सदस्य संख्या थी 389 वो एकीकृत भारत के लिए थी। अब जब एकीकृत भारत जो है वो विभाजित हो गया तो संविधान सभा की सदस्य संख्या भी घटेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं वो कहां चले गए? पाकिस्तान में। तो इसके द्वारा जो परिवर्तन किए गए वो 3 परिवर्तन किए गए। देखो, पहला परिवर्तन किया गया कि संविधान सभा को स्वतंत्र एवं संप्रभु
निकाय बनाया गया। निकाय बनाया गया। संविधान सभा को स्वतंत्र एवं संप्रभु निकाय बनाया गया, अर्थात इसका मतलब क्या है कि संविधान सभा संप्रभु, स्वतंत्र एवं संप्रभु हो गई। बिल्कुल उसी पे होंगी हमारी सारी क्लासें, एसएसटी की हमारी सारी क्लासें उसी पे होंगी। संविधान सभा को स्वतंत्र एवं संप्रभु निकाय बनाया गया, इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब तो आप जानते ही हैं, संप्रभु का मतलब संप्रभु, मतलब स्वयं में प्रभु, संप्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संपूर्ण अधिकारों से संपन्न। स्वयं प्रभु का मतलब होता है कि स्वयं में यदि प्रभु है तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इसको स्वतंत्र एवं संप्रभु निकाय बनाया गया, अर्थात संविधान सभा देश के लिए कोई भी संविधान बना सकती है, किसी भी देश का संविधान अपना सकती है, तथा ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में लागू किए गए किसी भी कानून को रद्द करने का भी अधिकार इसके पास होगा। तो यहां से तीन बातें याद रखना आप, कि संविधान सभा को स्वतंत्र एवं संप्रभु निकाय बनाया गया, अर्थात संविधान सभा कोई भी देश के लिए कोई भी संविधान बना सकती है, किसी भी देश का संविधान अपना सकती है, और भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अब तक लागू किए गए किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। तो ये इसके पास अधिकार दिया गया। दूसरा जो प्रावधान आया कि और क्या परिवर्तन हुआ, तो और परिवर्तन हुआ कि देखो, जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक चुनाव नहीं होंगे, और जब तक चुनाव नहीं होंगे तो संसद नहीं बनेगी, संसद नहीं बनेगी तो कानून भी नहीं बनेंगे। लेकिन जब तक कानून, संविधान और संसद नहीं बनेगी तब तक क्या देश का प्रशासन रुकेगा? देश का प्रशासन तो चलता रहेगा। तो अब लेकिन उसके लिए अब कानून कहां से आएंगे? क्योंकि अब हमारा भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो ब्रिटेन की संसद तो हमारे कानून बनाएगी नहीं, और बना भी देगी तो हम नहीं बनवाएंगे उससे। इसलिए संविधान सभा को देश के कानून बनाने का, संविधान सभा को देश के कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया। अर्थात संविधान सभा अब किस रूप में कार्य करेगी? संसद के रूप में भी कार्य करेगी। संविधान सभा अब देश की संसद के रूप में कार्य भी करेगी, अर्थात देश के शासन को चलाने के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? संविधान सभा को। यहां पर अब दूसरा प्रश्न यह बनता है कि अब संविधान सभा के पास कितने काम हो गए? दो काम हो गए। एक काम क्या हो गया? संविधान निर्माण का, संविधान निर्माण का कार्य हो गया, और दूसरा कार्य इसके पास क्या हो गया? देश के कानून बनाने का, देश के कानून बनाने का, कानून निर्माण का। अब यहां पर एक चीज और याद रखना आप, कि जब ये संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करेगी तब इसकी जो अध्यक्षता करेंगे, अध्यक्षता वो करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप ऐसे समझो कि संविधान सभा जब संविधान निर्माण का कार्य कर रही है, अब क्योंकि संविधान सभा के पास दो काम हो गए, मीना भानु जी संसद के रूप में भी कार्य करेगी, क्योंकि देखो जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि चुनाव तो संविधान बनेगा तभी उसी के अनुसार तो होंगे, और उसी के अनुसार सरकार बनेगी, और जब सरकार बनेगी, संसद बनेगी, तो संसद ही तो कानून बनाएगी, लेकिन संविधान बनने में तो समय लगेगा। तो जो समय लगेगा तब तक देश का कानून तो, शासन तो चलेगा। तो देश का जो शासन चलेगा उसके लिए हमें क्या चाहिए? विधि, कानून या विधान चाहिए। लेकिन अब वो बनाएगा कौन? तो उसका अधिकार किसको दिया गया? संविधान सभा को।
अर्थात संविधान सभा एक तो संविधान निर्माण का कार्य करेगी और देश की संसद के रूप में भी कार्य करेगी। संविधान निर्माण के रूप में जब कार्य करेगी ये, तब इसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये देश के लिए कानून निर्माण का कार्य करेगी तब इसकी अध्यक्षता करेंगे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इस तरीके से एक परिवर्तन ये हुआ। तीसरा परिवर्तन और क्या हुआ इसके द्वारा? तीसरा परिवर्तन ये हुआ कि हमारा एकीकृत भारत विभाजित हो गया, तो मुस्लिम लीग के सदस्य कहां चले गए? पाकिस्तान। एकीकृत भारत के लिए जो सदस्यों की संख्या रखी गई थी वो 389 रखी गई थी, मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले गए। इसका मतलब है कि संविधान सभा की सदस्य संख्या, संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर अब कितनी रह गई? 299। 299 रह गई। पहले आपको पता है कि 389 जब सदस्य थे तब 296 सदस्य किसको आवंटित किए गए थे? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को। ठीक कह रहे हैं मीना बानू जी। संसद के रूप में जब ये कार्य करेगी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। जिस समय 389 सदस्य थे उस समय ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को कितने दिए गए थे? 296 सदस्य आवंटित किए गए थे। लेकिन अब उनके पास सदस्य इसमें से कितने रह गए? 299 में से 229 सदस्य। ये ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को अब 229 सदस्य रह गए 296 से घटकर। और देशी रियासतों को जो आवंटित किए गए थे 93 सीटें, वो 93 सीटों से घटकर कितनी रह गई? 70 सीटें। तो तीसरा परिवर्तन यह हुआ। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा में क्या परिवर्तन हुए? अभी वर्ग 2 का सिलेबस नहीं आया है मीना भानु जी। अच्छा राजकुमार मिश्रा जी, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार ही मैं पढ़ा रहा हूं। संविधान का निर्माण चाहे हमारे हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम हो, उस सभी में आपकी यदि इंडियन पॉलिटी आती है तो संविधान का निर्माण जरूर आता है। और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें संविधान या भारत की राज व्यवस्था ना आती हो। इसलिए आपका सिलेबस आए या ना आए, हम उन टॉपिकों पर बात करेंगे जो आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं। ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा संविधान सभा में 3 परिवर्तन हुए। संविधान सभा को स्वतंत्र एवं संप्रभु निकाय बनाया गया, अर्थात संविधान सभा देश के लिए कोई भी कानून, कोई भी संविधान बना सकती है, किसी भी देश का संविधान अपना सकती है, या ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है। दूसरा परिवर्तन हुआ कि संविधान सभा, देखो संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जाएगा, संविधान बनने में समय लगेगा। संविधान जब तक नहीं बनेगा तब तक चुनाव नहीं होंगे, चुनाव नहीं होंगे तो संसद नहीं बनेगी, और संसद नहीं बनेगी तो कानून भी नहीं बनेंगे। तो क्या देश का शासन तब तक रुकेगा? तब तक नहीं रुकेगा। तो उसके लिए कानून चाहिए। कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? संविधान सभा को। अर्थात संविधान सभा के पास अब 2 कार्य हो गए, एक तो संविधान निर्माण का और दूसरा देश के लिए कानून बनाने का। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अब देश के लिए संसद का कार्य भी संविधान सभा करेगी। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करेगी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, और जब ये देश का कानून निर्माण का कार्य करेगी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करेंगे। और तीसरा परिवर्तन जो हुआ कि संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। पहले जहां पर 389 सदस्य थे तब ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को जो आवंटित किए गई थी 296 सीटें, अब 296 से घटकर के कितनी रह गई? वो 229। और देशी रियासतों को जो आवंटित की गई थी
वो 93 सीटें, वो घट करके कितनी रह गई? 70 सीटें। अब आपको एप्लीकेशन पर जो कोर्स मिलेगा वो काव्या क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन हमारा आया है, नया एप्लीकेशन। वो हमारा आज शाम को लॉन्च होने वाला है, उसकी अनाउंसमेंट भी होगी 7 बजे। आप सभी लोग जुड़ें। हम उसकी एप्लीकेशन की और चैनल की, नया चैनल बना है काव्या क्लासेस के नाम से, और काव्या क्लासेस के नाम से ही एप्लीकेशन है। उसी पर मेरी एसएसटी की सारी क्लासें आएंगी। ऑनलाइन कोर्स हम जल्दी, आज अनाउंसमेंट होगा, कल या परसों से हम प्रारंभ कर सकते हैं उस पर। ठीक है, आज शाम को 7 बजे उसकी अनाउंसमेंट है, तो आप जरूर जुड़िएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब संविधान का समितियां, क्योंकि संविधान सभा की सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो सारे तो बना नहीं सकते। तो हमने संविधान सभा के सदस्यों की कुछ समितियां बनाई, कमेटीज। उन कमेटीज के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां संविधान सभा की जो समितियां थीं, देखो 2 प्रकार की थीं। कुछ तो बड़ी समितियां थीं और कुछ छोटी समितियां थीं। बिल्कुल, आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर आप गुना से रहने वाले हैं या गुना के आसपास के रहने वाले हैं, तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर और भी अच्छा होता है। यहाँ पर तो देखो, मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब पर तो आपका पूरा सिलेबस हो भी नहीं सकता है, और एप्लीकेशन पर भी देखो, मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं रहता हूँ कि पता नहीं कितने बच्चे जुड़ेंगे उसमें। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कल या परसों से आपका एप्लीकेशन पर कोर्स लॉन्च करेंगे। दूसरा, पढ़ाने का एक तरीका होता है, पर वो तरीका हर किसी के पास नहीं होता है, और मैं नेशनल लेवल से जुड़ा हुआ हूँ। चलो, हम संविधान सभा की समितियों की बात करते हैं। तो संविधान सभा की कुछ बड़ी समितियां हैं और कुछ छोटी समितियां हैं। बड़ी समितियों की यदि हम बात करें, तो बड़ी समितियां हैं आपकी 8। बड़ी समितियां ये 8 हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। दूसरी है संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। तीसरी है आपकी राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान देना आप, अभी वर्तमान में राज्य जो शब्द बोला जाता है वो हमारे 28 राज्य हैं उनके लिए। पहले राज्य शब्द, हमारे भारत के स्वतंत्रता तक जो राज्य शब्द बोला जाता था, वो बोला जाता था देशी रियासतों के लिए, और जो वर्तमान के जो 28 राज्य हैं उनके लिए बोला जाता था प्रांत। मीना भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, सभी लोगों में आप इसको शेयर कीजिए, जिससे और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। क्योंकि मैं देखो, अभी यहाँ पर एमपी में समस्याएं भी होती हैं अभी मेरे साथ जुड़ने में लोगों को। तो राज्य जो शब्द है पहले देशी रियासतों के बोला जाता था। राज्यों के लिए समिति का मतलब है
देशी रियासतों से समझौता करने वाली समिति, समझौता करने वाली समिति वाली समिति। तो ये तीनों जो समितियां हैं, जैसे एक तो संघ शक्ति समिति, कि संघ की शक्ति क्या होगी, केंद्र की, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति अर्थात देशी रियासतों से समझौता करने वाली समिति। और इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू। इन तीनों ही समितियों के, और ध्यान रखना इन समितियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो समय समय पर आप ये याद रखना कि इन समितियों को आप रिवाइज करते रहें। अगली जो चौथी समिति है हमारी वो है प्रांतीय। अब ये देखो हमारे जो वर्तमान के राज्य हैं उस तरह के हैं, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। और अगली है मूल अधिकार कौमा अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति। और इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से ये बड़ी समितियों में है संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष हैं तीनों के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति, इन दोनों के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे यदि हम बात करें, अगली जो हमारी छठवीं समिति है वो है नियम प्रक्रिया समिति, या प्रक्रिया नियम समिति भी कह सकते हैं आप इसको, समिति। और सातवीं है आपकी संचालन समिति। और इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली जो आठवीं समिति है वो है प्रारूप समिति, या इसको हम ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यहां पर एक चीज और निकल करके आती है, जैसे हमने अभी बात पढ़ी थी कि मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति, उस समिति की कुछ उप समितियां भी बनाई गई थी। जैसे पहली जो उप समिति थी वो थी मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे, देखो मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं J.B. कृपलानी, ये इसके अध्यक्ष हैं। और अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर H.C. मुखर्जी। ये इसके अध्यक्ष हैं। तीसरी जो उप समिति है वो है
जनजातीय संबंधी उपसमिति, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके गोपीनाथ बोरदोलोई। गोपीनाथ बोरदोलोई। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार समिति या अल्पसंख्यक समिति या जनजातीय समिति, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उपसमिति के मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी, जनजातीय संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष हैं गोपीनाथ बोरदोलोई। और ये गोपीनाथ बोरदोलोई आसाम के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है, तो ये जो समितियां हैं 8 और 3 ये उपसमिति, ये तो हो गई आपकी बड़ी समिति। अब छोटी समितियों के बारे में हम बात करते हैं। छोटी समितियां, संविधान सभा की छोटी समितियां कौन सी थीं? छोटी समितियां, ध्यान रखना इस चीज को, समितियों से संबंधित प्रश्न हर बार पूछा जाता है, और हिंदुस्तान के सभी एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, आरपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी पीएससी हो, या आपका ये टेट वगैरह हो, एसआई वगैरह हो, सभी में समितियों से संबंधित एक आध प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर छोटी समितियों में आप देखें, जैसे पहली जो समिति है वो है आपकी वित्त एवं कर्मचारी, वित्त एवं कर्मचारी, अर्थात स्टाफ भी कह सकते हो आप इसको, स्टाफ समिति, स्टाफ समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। एक दूसरी जो छोटी समिति है वो है आपकी प्रत्यायक या क्रेडेंशियल समिति, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये इसके अध्यक्ष हैं। तीसरी जो समिति आ जाती है वो है कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। और कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर के.एम. मुंशी। अब यहां पर देखो, दूसरी कंफ्यूजन वाली एक समस्या और आती है। हमने अभी बड़ी समितियों में पढ़ा था संचालन समिति, तो संचालन, यहां पर 2 स्थिति है कि संचालन समिति आती है तो उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति आती है तो उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर के.एम. मुंशी। चौथी है राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। तदर्थ का मतलब होता है अस्थाई, तदर्थ समिति। तदर्थ समिति, इस राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली जो आती है सदन समिति। सदन समिति एक है आपकी आवास समिति, आवास समिति। एक है आपकी मुख्य आयुक्तों के प्रांतों
संबंधी समिति इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो है पी पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों समितियां हैं, इसके अध्यक्ष हैं बी पट्टाभी सीतारमैया। अगली जो समिति है वो है आपकी प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस दीर्घा समिति, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं उषा नाथ सेन, उषा नाथ सेन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी। पीडीएफ आपको काव्या क्लासेस का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, आज शाम को हमारा अनाउंसमेंट भी होने वाला है। और आपका वर्ग 1 का हिस्ट्री का और वर्ग 2 का ऑफलाइन क्लासेस आपकी प्रारंभ हो चुकी हैं। काव्या क्लासेस से आप कंफर्म कर सकते हैं इसके बारे में। काव्या क्लासेस के हमारे नंबर वगैरह सभी आपके मिल जाएंगे, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेज आपके प्रारंभ हो चुके हैं, अभी ज़्यादा निकला भी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़ें एसएसटी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नमी जो कमेटी है आपकी, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय संबंधी तदर्थ समिति, तदर्थ का मतलब है अस्थाई, तदर्थ समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नलिनी रंजन सरकार, नलिनी रंजन सरकार। 10वीं जो समिति है आपकी, सॉरी इसके नलिनी रंजन सरकार नहीं है, एक 10वीं समिति है नागरिकता, नागरिकता संबंधी तदर्थ समिति। और इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एस वरदाचारी, एस वरदाचारी। तो ये इन दोनों समितियों के अध्यक्ष हैं। अगला है आपका वित्तीय प्रावधानों, संविधान में जो वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, प्रावधानों संबंधी समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नलिनी रंजन सरकार, नलिनी रंजन सरकार। अगली जो समिति है हमारी वो है भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग, और इसके अध्यक्ष हैं एस के धर, एस के धर। अगली जो समिति है वो है हमारी संविधान के कार्यों संबंधी समिति, कार्यों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष हैं जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। हमारे स्वतंत्र भारत की संसद के पहले अध्यक्ष भी थे ये। 14वीं जो समिति है वो है संविधान के प्रारूप की जांच समिति, जांच समिति, और इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से 8 तो हमारी बड़ी समितियां थीं,
उनसे संबंधित 3 उपसमिति हैं और 14 हमारी जो हैं वो छोटी समितियां हैं। इन समितियों से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। और ये मेरी क्लास जो है वो सिर्फ आपके ये शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित नहीं है। ये आप हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, एसआई हो, या कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए ये लाभदायक है। सभी लोग आप इसको देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी समितियां हो गई। इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति मानी जाती है वो मानी जाती है प्रारूप समिति। उस प्रारूप समिति का भी गठन किया गया, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया, देखो सबसे पहले इसका गठन जो हुआ वो हुआ 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति को मसौदा समिति या मसविदा समिति या पांडुलिपि समिति भी कहा जाता है। और ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रारूप समिति का इंग्लिश में नाम तो आपको पता ही है, ड्राफ्ट कमेटी। नहीं मीना भानु जी, अगर आपने कहीं पढ़ा है या मैंने ही पढ़ाया है तो आप उसको चेंज कर लेना। संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति जो है उसके, और नागरिकता संबंधी जो समिति हैं उसके एस वरदाचारी हैं। वित्तीय प्रावधान संबंधी समिति के तो नलिनी रंजन सरकार, और उच्चतम न्यायालय संबंधी जो समिति है और नागरिकता संबंधी जो समिति है उसके हैं एस वरदाचारी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, इस प्रारूप समिति ये संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। और इस प्रारूप समिति में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है ये, इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य, वो 7 सदस्य कौन कौन से थे? पहले थे डॉक्टर BR अंबेडकर, BR अंबेडकर, ये BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। दूसरा जो है वो थे आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे जो हैं वो हैं N गोपाला स्वामी आयंगर। चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 5वें थे डॉक्टर KM मुंशी, ये थे। तो 5 सदस्य तो ये हो गए इसके। 2 सदस्य और हैं, अगले पेज पे लिखते हैं उनको। आप इनका नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलो हम बात करते हैं आप गलत बोल रही हैं। नेक्स्ट देखिए, 6वां जो है, 6वें जो सदस्य हैं इसके N माधव राव जो हैं
ये आए थे बीएल मित्रा। बीएल मित्रा ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र। त्यागपत्र। अगले जो हैं साथ में वो हैं टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी और टीटी कृष्णामाचारी जो हैं ये डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, इनकी जगह आए थे ये। तो इस तरीके से इसमें 7 सदस्य थे। यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जब हमारे 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, उस समय पर ये कहां से चुन करके आए थे? पूर्वी बंगाल से। और आपको पता है कि जब हमारे भारत का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाने की वजह से इनकी सदस्यता समाप्त हो गई, ये रह गए हिंदुस्तान में। तो पुनः ये जो चुने गए थे, इनका जो पुनर्निर्वाचन हुआ, वो हुआ बंबई प्रांत की पुणे सीट से। पुणे सीट। और ये किससे खाली करवाई गई थी? एम.आर. जयकर से। तो इस तरीके से हमारी जो प्रारूप समिति है या पांडुलिपि समिति है, इसमें 7 सदस्य थे, जिनमें से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे एन गोपाला स्वामी आयंगर, चौथे डॉक्टर के.एम. मुंशी, पांचवें आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवें एन माधवराव। ये बीएल मित्रा मूल रूप से जो बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को, उस समिति में बीएल मित्रा थे और डीपी खेतान थे। लेकिन बीएल मित्रा के द्वारा स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया गया और उनकी जगह आए एन माधवराव, और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, उनकी जगह आए टीटी कृष्णामाचारी। बी.आर. अंबेडकर 1946 में जो चुने गए थे वो पूर्वी बंगाल से, और पुनर्निर्वाचन इनका हुआ बंबई प्रांत की पुणे सीट से, जिसे खाली करवाया गया था एम.आर. जयकर से। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। संविधान सभा की चुनाव भी हो गए, हमारा भारत आजाद भी हो गया, समितियां भी बन गई। अब बारी आती है संविधान के निर्माण की। संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ? इस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किस प्रकार किया? देखो, यहां पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि सबसे पहले 17 मार्च 1947 को हमारी संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं वो कौन थे? सर बी.एन. राव। 17 मार्च 1947 को सर बी.एन. राव के द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों एवं केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों, केंद्रीय विधानमंडलों नहीं, केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों को संविधान से संबंधित प्रश्नों की एक सूची भेजी गई कि आप इन प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट करें, जिससे हम संविधान का प्रारूप तैयार कर सकें। और संविधान सभा के जो सदस्य रह गए थे 299, उनको संवैधानिक पूर्व दृष्टांत के नाम से, क्या? संवैधानिक पूर्व दृष्टांत के नाम से 60 देशों के संविधानों की प्रतियां भेजी गईं कि आप इन संविधानों की प्रतियों को पढ़ें और अपने विचार बताएं कि हम हमारे संविधान का निर्माण किस प्रकार से करें। उनके द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा
उन प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट किए गए। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 60 देशों के संविधानों को पढ़ करके अपने विचार प्रकट किए गए। इनके विचारों के आधार पर संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार उनका नाम था सर BN राव। BN राव, वेनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम है इनका वेनेगल नरसिंह राव। तो सर BN राव के द्वारा सर्वप्रथम संविधान का प्रारूप बनाया गया। प्रारूप कब बनाया गया? अक्टूबर 1947 में। 1947 संविधान का एक प्रारूप बनाया गया इनके द्वारा, और इस प्रारूप में जो प्रावधान किया गया वो 243 तो 43 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं इसमें, 13 अनुसूचियां थीं। और ये कई बार पूछा गया है कि संवैधानिक सलाहकार द्वारा या संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो अनुच्छेद थे इसमें 243 और अनुसूचियां थीं 13। अब यहां पर दूसरी बात निकल करके आती है कि इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए क्या बनाई गई थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति के द्वारा इस प्रारूप पर विचार किया गया। इसमें जो सुधार होना था वो सुधार किया गया, जो चीजें जोड़नी थी वो जोड़ी गईं, जो हटानी थी वो हटाई गईं। और इस प्रारूप समिति के द्वारा हमारे संविधान के 3 प्रारूप प्रस्तुत किए गए। 3 प्रारूप। ध्यान रखना कि यहां पर जो प्रारूप हैं, हालांकि प्रारूप तो कभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन वाचन जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है। पहला प्रारूप जो आया, प्रथम प्रारूप, वो आया आपका 21 फरवरी 1948 को। और भारतीय जनता को इस पर विचार करने के लिए 8 माह का समय दिया गया कि आप 8 माह में इस पर विचार करें, और भारतीय जनता से कहा गया कि आप इस पर अपने विचार व्यक्त करें। आपको पता होगा कि वर्तमान में भी संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को भारतीय राजपत्र अर्थात गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जाता है और भारतीय जनता से उनके विचार मांगे जाते हैं। ये दूसरी बात है कि हम इतने महान भाव हैं कि अपने विचार ही प्रकट नहीं करते कभी। तो प्रथम प्रारूप आया 21 फरवरी 1948 को, और द्वितीय प्रारूप जो आया वो आया आपका 26 अक्टूबर 1948 को। और फिर तीसरा प्रारूप और आया, वो आया 4 नवंबर 1948 को। तो इस प्रकार से 3 प्रारूप इसके हमारे संविधान के आए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो इसका बिंदु आता है और जिससे संबंधित खूब प्रश्न पूछे गए हैं वो है संविधान के वाचन। वाचन का मतलब है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा में संविधान को पढ़ा गया और संविधान सभा को उस पर विचार करने के लिए कहा गया। तो उन वाचनों की हम बात करते हैं जरा। वाचन, संविधान के वाचन। संविधान के वाचन। संविधान के वाचन। संविधान के जो वाचन हुए उन वाचन भी 3 हुए।
3 वाचन। पहला जो वाचन हुआ वो हुआ प्रथम वाचन। प्रथम वाचन ये हुआ आपका 4 नवंबर से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, और संविधान सभा को इस संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 5 दिन का समय दिया गया कि आप 5 दिन में इस पर विचार करें। इनके द्वारा विचार करने के पश्चात और कुछ कमियां, कुछ घटाना या कुछ जोड़ना बताया गया, तो इनके द्वारा सुधार करने के बाद फिर दूसरा वाचन हुआ। दूसरा वाचन मतलब ये जो दूसरा वाचन हुआ, दूसरी बार संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा इसे पढ़ा गया, और द्वितीय वाचन जो हुआ वो हुआ आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। मतलब लगभग ये 1 साल चला, और इस वाचन में कहा गया संविधान सभा से कि आप इस पर खंडवार चर्चा करें, खंडवार चर्चा कीजिए। खंडवार चर्चा का मतलब है कि ये पूरा संविधान जो हमने बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसके प्रत्येक भाग और प्रत्येक खंड पर आप चर्चा करें। इसी के आधार पर जब खंडवार चर्चा की गई तो इस समय पर 7,653 संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इनमें से 7,653 में से 2,473 जो संशोधन प्रस्ताव थे उन पर चर्चा हुई। तो संशोधन प्रस्ताव इस समय पर इस पर खंडवार चर्चा की गई इस दौरान, और खंडवार चर्चा करने से 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, और इनमें से 2,473 संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ये चर्चा करने के पश्चात तीसरा वाचन फिर आया, तृतीय वाचन, और तीसरा जो वाचन आया वो आया आपका 14 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1948 तक चला। ये 48 नहीं है, ये 49 है। 49 ठीक है। तीसरा जो अंतिम वाचन, इसकी डेट कई बार पूछी गई है, बहुत सारे एग्जाम से पूछी गई है कि प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ, दूसरा वाचन कब से कब तक हुआ, या तृतीय वाचन कब से हुआ, या मिलाने के लिए आपको दे दिया प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन या तृतीय वाचन, या संविधान के वाचनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। इस तरीके से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो तीसरा वाचन हुआ 26 नवंबर 1949 तक, ये 26 नवंबर 1949 के दिन ही डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और इस प्रस्ताव का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बी पास्ड। मतलब संविधान का जो प्रारूप है या हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो चुका है,
आप इसे पारित कीजिए। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया और उस दिन संविधान सभा में उपस्थित 299 में से 284 सदस्य उस दिन उपस्थित थे और 284 सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें ये जो 284 सदस्य हैं, इनमें 8 महिलाएं भी थी। जैसे सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, इस तरीके से 8 महिलाएं भी थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि संविधान पर कितने सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, तो वो किए गए आपके 284 सदस्यों के द्वारा, जबकि हमारी संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो वो थे आपके 299। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। थोड़ी सी बात और है जो हम करेंगे। ठीक है, बाकी थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसे हम कल करेंगे। और कल आपकी हम ज्योग्राफी का पार्ट भी लेंगे। ऐसे मुझे लगता है कि आप लोग थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देखिए कल हम हिस्ट्री का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट लेंगे कल। ज्योग्राफी का एक बढ़िया सा चैप्टर लेंगे। चलो, कल तक के लिए पसंद आई हो क्लास तो एक बार आप इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों में, मित्रों में जरूर करें। लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें। चलो, कल मिलते हैं उसी समय 4 बजे ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।